हेलो बच्चों, तो आज फिर हम करते हैं वर्क एनर्जी पावर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको कंजर्वेटिव फोर्स बता दिए थे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बता दिए थे, वर्क डन बाय सम फोर्स बता दिया था, स्प्रिंग फोर्स बता दिया था, स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी डिस्कस कर दिया था। अब बच्चों मैं आज आपको आगे बता रहा हूँ। देखो, इसमें हमें एक पार्ट और करना होता है जो होता है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चे पहले उसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए, सर्कुलर मोशन बच्चों, सर्कुलर मोशन क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव करे, है ना, तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट पूरी ड्यूरेशन में सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करे, हो सकता है थोड़े से किसी स्मॉल टाइम के लिए वो सर्कुलर पाथ पे गया हो। तो बच्चों, सर्कुलर मोशन दो टाइप की होती है। एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी हर एक इंस्टेंट पे। देखिए, जैसे मान लो हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट, एक सर्कुलर पाथ बनाया, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट पे अगर हम देखें, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगी, यहां पे इस तरफ होगी, यहां पे इस तरफ होगी, यहां पे इस तरफ होगी। टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है बच्चों। कैसे होती है? किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो उस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता देगा। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो हर इंस्टेंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रह सकती है। अब ऑप्शन आता है कि वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है या चेंज हो सकता है। देखो बच्चों, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होगी ही, ठीक है, तो चेंज क्या नहीं होगा? स्पीड, राइट। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए, हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो बच्चों, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी विल ऑलवेज चेंज। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या कांस्टेंट रहता है? देखिए, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। दैट इज ऑब्जेक्ट, that is magnitude of the velocity remains constant, ठीक है। but direction will keep on changing, but direction will keep on changing, ठीक है। this means velocity will change, will not remain constant, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, है ना। दूसरा देखो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स is required to keep the object moving on a circular path, on the circular path।
ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। इट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। तो बच्चे ये हमेशा कहाँ लगेगा, टूवर्ड द सेंटर लगेगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज, बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो दिया जाता है mv²/r से, है ना, जहां r रेडियस ऑफ द ट्रैक होगी या रेडियस ऑफ द पाथ। हम जानते हैं बच्चों कि v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, ये लीनियर वेलोसिटी होती है ना। तो बच्चों देयरफॉर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं m²r, ठीक है। यहाँ v की वैल्यू रख देना तो ω²r² आएगा, नीचे का एक r कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा बच्चों। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट यहां है, तो देखिए ये सेंटर हुआ, ये इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो गई, है ना, और इस डायरेक्शन में हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है ना। ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो बच्चा इसी डायरेक्शन में आ जाए AC, क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट यहां होता, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई यहां भी इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस विल बी V, और AC इस तरफ लगेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, बट इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि देखो यहां है टुवर्ड्स लेफ्ट, यहां है डाउनवर्ड्स, है ना, तो हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चेंजेस, ठीक है, एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हुआ। दिस मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन does not remain constant during circular motion, ठीक है, but its magnitude will remain constant, will remain constant, ठीक है। तो बच्चे ये कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो ये आएगा Fc/m, तो यह आ जाएगा बच्चे mv²/r/m, m से m कट गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया v²/r, ठीक है। अब बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC = ω/r/r, एक कट गया, तो AC की एक और वैल्यू क्या आ गई, r ओमेगा, ठीक है। बच्चों एक चीज और देखना है कि जो वेलोसिटी होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, देखो बच्चों यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या काम कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड चेंज नहीं कर सकता है, बट वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना। तो हम बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स
कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों जब भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से पढ़ा है कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जब बच्चों स्पीड ही चेंज नहीं हुई है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, 0, है ना। तो यहां लिख लेते हैं एज सेंट्रीपिटल फोर्स कैन चेंज only direction but not the magnitude, ठीक है, of the velocity, है ना। so it cannot change kinetic energy of the object, है ना। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, will always be 0, है ना। पावर सप्लाइड will also be 0, ठीक है, because velocity is always perpendicular to the centripetal force, as velocity is always perpendicular to ठीक है। तो बच्चों ये चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, किसी इंस्टेंट पे यहां है पोजीशन ए पे, और आफ्टर सम टाइम वो यहां पहुंच जाता है पोजीशन बी पे, ठीक है। कितना एंगल घूमा, थीटा। यहां पे बच्चों वेलोसिटी ये रहेगी वी ए, और यहां पे वेलोसिटी रहेगी वी बी, ठीक है। अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए हम जानते हैं कि जो एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो बच्चों यहां से आर्क हुआ ए बी अपॉन रेडियस हो गई आर, ठीक है। तो बच्चों ये अगर हम इसको बोल दें एक्स अपॉन आर, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा एक्स आ जाएगा आर इंटू थीटा, है ना। अगर आप स्मॉल एंगल ले लो तो आर इंटू डी थीटा आ जाएगा, क्लियर। और बच्चों अगर आप डी एक्स अपॉन डी टी कर दो तो आ जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। बच्चों ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बच्चों इसकी यूनिट जो होगी वो होगी रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज रेडियन, है ना, RAD से लिखा जाता है। अब ये होगा बच्चों, देखो ये कहलाएगी लीनियर वेलोसिटी v और ये कहलाएगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। तो बच्चों ओमेगा क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी है, कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अब बच्चों अगर आप इसका भी डिफरेंशिएशन करें तो डी वी अपॉन डी टी मिल जाएगा आपको आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है।
डी अपॉन डी टी को बोलते हैं बच्चे टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, ए टी, यह आ जाएगा एल्फा। ठीक है, वेयर एल्फा इक्वल टू बच्चे डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो इसकी यूनिट होगी कितनी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। ठीक है, ये कहलाता बच्चों एंगुलर एक्सिलरेशन। है ना। अब इसमें दो तीन चीजें और देखना है बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है, अगर स्मॉल वैल्यू हो तो बच्चों ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा इज कंसीडर्ड टू बी वेक्टर क्वांटिटी, है ना। बट अगर लार्ज वैल्यू होती है बच्चों तो ये वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर नहीं की जाती है। ठीक है, दूसरी बात है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। ये तीनों के तीनों चीजें जो कि बच्चों ये एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, ओमेगा और अल्फा दोनों क्या है, एक्सियल वेक्टर होते हैं, बिकॉज ये एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट काम करते हैं। क्लियर। तो बच्चों जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी इसको कहलाएंगे हम, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो उसको नेगेटिव जेड डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों जितने भी रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन होते हैं इसका हम सेंस ऑफ रोटेशन चेक करते हैं कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम सेंस ऑफ रोटेशन में घूम रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ओमेगा की या अल्फा की वो सेम आ जाती है। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो वेक्टर फॉर्मेट में वेक्टर v इक्वल टू लिखा जाता है वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, है ना। वेक्टर a लिखा जाता है वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर अल्फा, है ना। जैसे बच्चों आगे जाके आप पढ़ोगे टॉर्क टाउ तो वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p, ऐसे पढ़ोगे बच्चों आप एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, ये पढ़ोगे वेक्टर r क्रॉस वेक्टर, यहाँ आएगा f, यहाँ आएगा p, है ना। ये क्वांटिटी बच्चों आपको पता होना चाहिए। l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, टाउ है टॉर्क, टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये बच्चों आप दोनों चीजें कहाँ यूज करोगे, रोटेशन में, है ना। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें बच्चों तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लगते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ये कैसे यूज होंगे बच्चों, देखो जैसे हमारा यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होता था और नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होता था, है ना। ऐसे बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना, अल्फा आ जाएगा, तो फिर हम बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और उस केस में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आते हैं बच्चे कौन कौन से, पहला इक्वेशन जैसे हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यहां लिखते हैं बच्चे थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। थीटा नॉट यहां क्या कहलाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट क्या हुआ बच्चे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और ओमेगा क्या कहलाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अल्फा तो आपको बता ही दिया है मैंने। ऐसे बच्चों जैसे सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं हम एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां आ गया बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लिखते हैं बच्चों हम वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू
ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये इसलिए लिखा दिए ताकि आप कंपेयर करके इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, अगर मान लो बच्चों कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया है ना, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर, हमें निकालना है इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद कांस्टेंट स्पीड है ना, हमें फाइंड करना है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी में देखना है। तो बच्चों जो वेक्टर v होगा ये होगा फाइनल वेलोसिटी, जैसे वी बी माइनस वी ए। ठीक है, वी बी माइनस वी ए। तो बच्चों जो डेल्टा v आएगा है ना, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं वी बी का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर माइनस 2va इंटू वी बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा वो एंगल है जितना ये घूम गया। ठीक है, तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा अपने पास, ये वैल्यू सेम है ना, सपोज स्पीड इसकी v ही है, तो बच्चों ये आएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब ये 2v स्क्वायर है और ये v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं कॉमन, 2v स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया बच्चों यहाँ पे, है ना। अब 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों इसको लिखा जा सकता है 2v स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से हो गया 4। तो बच्चों यहां से डेल्टा v कितना आया, यह आ गया अपना 2v कॉस थीटा अपॉन 2। ये आएगा बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अगर हमें इसका एवरेज एक्सीलरेशन निकालना हो, ठीक है, तो एवरेज एक्सीलरेशन जो आएगा बच्चों ये आ जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। यहां से हमें एवरेज एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको एक बार फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है नीट में। अगर मान लो बच्चे यहां से वो यहां तक चला जाता ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम देख सकते थे यहां थीटा की वैल्यू 90 रख के कि क्या रिजल्ट आएगा। इसको मैं एक बार करा देता हूं आपको। देखिए, सपोज बच्चे एक ऑब्जेक्ट है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और ए से बी तक गया, है ना। स्पीड है v, यहां पर भी है, ए से बी तक हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो बच्चों हम देख सकते हैं जो डेल्टा v आएगा वह जाएगा 2v कॉस थीटा बाई 2, मतलब 90 बाई 2, 2v कॉस 45 1 बाई रूट 2, तो डेल्टा v आ गया अपना v बाई रूट 2। ये आ जाएगा बच्चों आंसर, है ना, इंटू 2, तो ये आ गया रूट 2 टाइम्स ऑफ v, है ना। अब बच्चों दूसरा तरीका ये था कि अगर हम इसको va बोल देते और इसको vb बोल देते, है ना, तो हम क्या निकाल सकते थे, डेल्टा v वेक्टर जो आता वो आता वेक्टर vb माइनस वेक्टर va। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर va को अगर हम लिखें वेक्टर फॉर्मेट में तो v इंटू क्या आएगा j कैप, और vb अगर लिखें
तो आएगा v इंटू माइनस आई कैप, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस का v आई कैप और माइनस का v जे कैप, है ना। तो बच्चों आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तब भी वही आएगा। वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करना अगर हम इस चीज को, तो देखो ये तो हुआ माइनस का वी आई कैप, माइनस का वी आई कैप, और ये हो गया माइनस का वी जे कैप, है ना। तो बच्चों रिजल्टेंट इनका यहां जाएगा, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर वी। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब यहां पे बच्चों अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें तो डेल्टा वी का मॉड आ जाएगा अंडर रूट माइनस वी का स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर, दैट इज वी रूट 2। तो बच्चों ये वही रिजल्ट आ गया, है ना। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। बच्चों अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट चक्कर घूमता है, एक कंप्लीट चक्कर, तो 2 पाई रेडियन एंगल घूमेगा, है ना। तो n कंप्लीट चक्कर अगर वो घूम रहा है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई n इंटू, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ गया 2 पाई n। तो देखो बच्चों, इफ एन ऑब्जेक्ट मेक्स n revolution per minute, देन अब देखो बच्चों, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर मिनट, तो आ जाएगा 2 पाई इंटू n। ठीक है, तो बच्चों अगर हम एंगुलर वेलोसिटी देखें, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ओमेगा, तो आएगा 2 पाई n, ये होगा बच्चे रेडियन पर मिनट से हम क्या कर दें, इसको 60 से डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों जनरली आपको एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम दे देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 120 आरपीएम से घूम रहा है ऑब्जेक्ट, तो 120 आरपीएम मतलब 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो देखो इफ ओमेगा कितना दिया बच्चे, 120 आरपीएम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू 120 अपॉन 60, तो इसका मतलब आ गया ये 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब जैसे बच्चे हमारी घड़ी की सुई जो होती है, वो एक पूरा चक्कर सेकंड की अगर सुई देखें, सेकंड की नीडल एक पूरा चक्कर 1 मिनट में लगाती है ना। और आपसे इसकी सेकंड सुई की अगर आपसे क्या पूछा जाए, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई रेडियन, कितने टाइम में, 1 मिनट, 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड, तो 2 पाई रेडियन अपॉन 60 सेकेंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।